गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ने अपने पेपर्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आप सभी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चंस बहुत लॉजिकली सॉल्व किए होंगे और अच्छा स्कोर आने की उम्मीद होगी। हमारे पास R2 सेट का कोड है एंड आई एम डॉक्टर स्वर्णिम विजया। ये सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं बॉटनी के क्वेश्चंस के। अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन टोटल 72 क्वेश्चंस है फ्रॉम बॉटनी एंड द रेस्ट आर फ्रॉम जोलॉजी। तो इन 72 क्वेश्चंस के जो भी सूटेबल आंसर्स हैं, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, वो सारे आंसर्स हम लोग क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। सिंपली आंसर नहीं बताने वाले हैं, थोड़ी बहुत जो भी कंसेप्ट की बातें हैं, कैलकुलेशंस है, वो सब बताएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चन, सभी के पास क्वेश्चन होगा, सभी के पास डिफरेंट सेट्स होंगे। हम लोग सेट R2 का सोल्यूशन कर रहे हैं और डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बताएंगे। जिनका जिस नंबर पे वो क्वेश्चन होगा आप उस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं और अपने आंसर को मिला के अपने मोस्ट प्रोबेबल जो मार्क्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अश्योर्ड कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शंस होने के क्या चांसेस हैं। चलिए, सबसे पहले हम 101 से, इस सेट में 101 से हमारा बायो का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला सेक्शन है प्योर बॉटनी। आफ्टर दैट हमारा जूलॉजी का सेक्शन है, उसमें टोटल 28 क्वेश्चंस जूलॉजी से हैं एंड 22 क्वेश्चंस हमारे हैं बॉटनी से। मींस इन टोटल 72 क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल क्वेश्चन आप सभी के पास होगा, हम एक बार बता देते हैं, सोल्यूशन भी बता देते हैं और जहां जो सूटेबल होगा हम आंसर भी बताएंगे। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। स्टेटमेंट 1 आपका दे रखा है क्या कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। कहने का ये मतलब है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर जो ओपन नहीं होते, क्लोज रहते हैं, जिनके एंथोस्टिग्मा एक्सपोज नहीं होते हैं, वो क्या है कि ऑलवेज दे आर ऑटोगैमस। इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज। सेकेंड कह रहा है स्टेटमेंट कि ये एक तरह से एडवांटेजियस भी है और डिसएडवांटेजियस भी। तो यहाँ डिसएडवांटेज का डिस्कशन है कि डिसएडवांटेजियस है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं है। और सही बात है क्योंकि ये आपके क्लोज्ड हैं, एक्सपोज जब है ही नहीं तो बाहर से इंटरेक्शन कोई है ही नहीं, तो ये बात तो सही है कि सिर्फ ऑटो का ही चांसेस है, जीटोनो एंड जीनोगैमी होने के चांसेस तो है नहीं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस नहीं है। यानी कि आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब इस क्वेश्चन का, जिनके पास भी R2 सेट है उसमें 101 नंबर क्वेश्चन है, बाकी सेट से उसमें आप नंबर देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, बोथ आर करेक्ट। देन उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102 कि मेंडल सर ने जो है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था। और ये सही बात है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट ट्रेट्स, और लिया ही तो था इन्होंने। 7 कैरेक्टर्स लिए थे, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे। जैसे टॉल एंड डॉर्फ हाइट का था, जैसे राउंड एंड रिंकल्ड सीड आपके सीड के शेप थे। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात कह रहा है कि इन्होंने 7 कैरेक्टर्स क्या क्या लिए थे। तो एक कैरेक्टर आपका था क्या, फ्लावर से रिलेटेड, फ्लावर का कलर था। एक आपका क्या था, रिलेटेड था आपका सीड से। 2 कैरेक्टर थे, शेप था एंड कलर था। 3 यहाँ पे हो गए। हाइट की बात करें, देन उसके बाद फ्लावर के पोजीशन की बात करें, यहीं से आपका ले लो फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का पोजीशन। तो टोटल कितने हो गए, 2 4, 1 5 और एक आप पॉड ले लीजिए। पॉड का भी क्या लिया गया था, कलर लिया था इन्होंने, और क्योंकि इजिली विजिबल थे। और पॉड का भी इन्होंने क्या लिया था, शेप लिया था। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। तो हम देख लेते हैं आंसर की के हिसाब से अपना क्या चलेगा। तो आंसर की के हिसाब से अगेन इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रू क्या नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग। सारी बातें सही है कि ब्राइट ऑरेंज कलर ऑब्जर्व होता है, सही है। हम लोग जब है उसे एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर आता है यूवी रेज में, यूवी लाइट में। देन उसके बाद क्या है कि हम उसको सेपरेट करते हैं इल्यूशन प्रोसेस से। देन उसके बाद हम उसे स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, सही बात है। 4th इसका आंसर हो जाएगा। 4th इसका आंसर। इनकरेक्ट क्या है, 4th कह रहा है कि ब्लू कलर, एंड ब्लू कलर थोड़ी आता है, ऑरेंज कलर। तो ये अगर जिनको नहीं भी आता, अगर भूल भी गए तो आपका 1 और 4 दोनों में 2 अलग अलग कलर है, कोई एक ही कलर आएगा ना। तो या तो 1 गलत हो गया तो 4, अब 1 आपका एकदम सही है, 4th गलत हो गया। वैक्सिलरी एस्टिवेशन,
फेबाशिए फैमिली, और ढूंढो फेबाशिए फैमिली में से कौन आता है, तो आपका पाइजम सटाइवम जो पी है वो आता है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, एक्सो टाइप इंसेक्ट्स में बच्चे, एक्सओ टाइप जो है वो इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, इसमें से इंसेक्ट्स कौन सा है, 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देन आपका कह रहा है कि 106 में इनकरेक्टली मैच्ड क्या है, वॉल्वॉक्स स्टार्च स्टोर करता है, सही बात है। इनकरेक्टली मैच में जो भी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आपका क्या आता है, स्टार्च स्टोर होता है, सही बात है। जो भी आपके ब्राउन एल्गी हैं वहां पे क्या आता है, ब्राउन में आता है आपका मैनिटॉल एंड लैमिनरीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मैनिटॉल एंड लैमिनरीन, यानी कि यहाँ पे देखिए इतने ही 2 इंफॉर्मेशन है, तो आपका दिख रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यूलोथ्रिक्स जो है वो अपना ग्रीन एल्गी है, बट उसमें बोल रहा है मैनिटॉल, मैनिटॉल थोड़ी रहता है, उसमें तो स्टार्च रहता है, ऑयल्स रहते हैं, आपके प्रोटीन्स रहते हैं पाइरिनॉइड्स में, हाइड्रोकोलाइड्स, कैराजीन, कैराजीन किससे ऑब्टेन होता है, रोडोफाइशियस से, रेड एल्गी से, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4th। जिनके भी जो भी कोड है उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट बताए जा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि प्रीडेशन के लिए गलत क्या है, प्रीडेशन होता है शिकार करना, तो जो शिकार कर रहा है वो फायदे में रहेगा और जो शिकार हो जा रहा है वो घाटे में रहेगा, यानी मतलब है यहाँ पे कि तुरंत देखिए कि क्वेश्चन 108 का आंसर 4th साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक को फायदा है और एक को नुकसान है, यानी कि ऑप्शन 4th होगा। प्रीडेशन, नेचर जो है प्रीडेशन इसलिए करवाता है ताकि क्या हो जाए, हमारा नेचर प्रीडेशन इसलिए करवाता है कि बैलेंस मेंटेन रहे, अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्रे अननेसेसरी बढ़ जाएगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। देन सेकेंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बात है, अगर प्रे को कोई खाने वाला, हिरन को खाने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, हिरन सारे पेड़ पौधे घास फूस को खा जाएंगे, तो फिर हिरन का जो बैलेंस है वो आपका खुद में कंपटीशन तो आएगा ही, घास फूस को खा के उसको एक्सटिंक्ट कर देंगे, तो सेकेंड सही है। थर्ड है कि इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन, अब प्रीडेशन एक्सेस हो जाए, बैलेंस्ड है तो अच्छी बात है, कम है तो भी गलत है, और एक्सेस हो जाए तब भी, तो सारे हिरन को अगर टाइगर ने खा लिया तो क्या है, हिरन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, इसमें आपका क्या दिया है क्वेश्चन कि लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बुगेनविलिन, नहीं, लीफलेट्स नहीं होता है मॉडिफाइड, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, यानी कि 109 में अगर हम देखें तो ए वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ए वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए बी देखते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म टेंड्रिल्स, जो भी कुकुरबिट्स फैमिली, बिटर इन टेस्ट, कुकम्बर या फिर पंपकिन ले लो, वाटरमेलन ले लो, कोई भी गॉड्स ले लो, वहां टेंड्रिल जो है एक्सिलरी बर्ड बनाता है, यानी बी वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। सी वाला कह रहा है कि स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन ऑपुंशा, बिल्कुल, जो स्टेम, अब ये एनसीईआरटी के लाइन से आप कंफ्यूज मत होना कि मैम यूफॉर्बिया के लिए फ्लेशी एंड सिलिंड्रिकल दिया है, सही बात है, लेकिन आप सोचिए लॉजिकली कि जो फोटोसिंथेसिस करने जा रहा है वहां पे लिविंग सेल्स ज्यादा होंगे, फ्लेशीनेस क्या होगी ज्यादा, वाटर भी तो स्टोर करता है, सक्यूलेंट्स है, तो सी वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। डी वाला क्या है, सही है, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स होता है जो कि वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है, ना कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि आपका क्या है, डी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है, क्योंकि सब एरियल में, ध्यान रखना कोई बच्चा एनसीईआरटी लाइन से कंफ्यूज मत होना, सब एरियल में आते हैं रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, ये चारों सब एरियल है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, यानी बी सी डी ई आता है आपका 4th में, इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। एलनस के साथ कौन एसोसिएशन बनाता है, एलनस के साथ जो है एसोसिएशन फ्रैंकिया बनाता है, फ्रैंकिया इज एन ऑप्शन नंबर 3rd, इसका आंसर आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 के ये आंसर्स है। क्लिस्टोगैमस वाले के इसका ऑप्शन नंबर 2 है,
आपके जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों सही बात है। मेंडल सर के लिए दोनों बातें सही हैं। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट लिया था एंड 7 कैरेक्टर्स ऐसे थे। फ्लावर से रिलेटेड 2, हाइट से रिलेटेड 1, सीड से रिलेटेड 2, पॉड से रिलेटेड 2। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जैसे आ जाए, फेबाशिये जो नाम दिखे, पाइजम, आपका ट्राइफोलियम, सेस्बानिया, मूंग, अरहर, सेम, मुलेठी, एनीथिंग वहां पे आप डाल दीजिए। एक्सोटाइप इंसेक्ट्स का जो एग्जाम्पल दिख जाए आप वो उसको टिक करेंगे। यहाँ पे रेड एल्गी में आता है आपका जो स्टोरेज फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्रीन में होता है स्टार्च एंड सम फैट्स एंड ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ब्राउन में होता है मैनिटॉल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल लैमिनरीन, यानी यूलोथ्रिक्स वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद कैराजीन रोडोफाइशिया रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। प्लांट किंगडम के 4th पेज पे आपका दिया हुआ एल्जीन ब्राउन एल्गी, कैराजीन रेड एल्गी। रॉन्ग फॉर प्रेडेशन, सब कुछ सही है। एक्सेसिव एक्सटिंक्ट कर देगा, बहुत कम है तो फिर स्पीशीज की डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी, तो मेंटेन करना पड़ता है इकोलॉजिकल बैलेंस। लेकिन इंटरेक्शन होता है प्लस माइनस, जबकि 4th में दिया है कि दोनों ही आपका नेगेटिव है, ऐसी बात नहीं है, प्लस माइनस होता है। स्टेटमेंट्स, और पुंशिया वाला स्टेटमेंट भी सही है, राइजोफोरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, टेंड्रिल वाला भी सही है, सबेरियल भी सही है, यानी कि 4th हो जाएगा। एलनस का एसोसिएशन है फ्रैंकिया के साथ। ये 10 क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 121 तक के सॉल्यूशंस। देखिए आपका क्या है 111 क्वेश्चन में, डिटेल क्वेश्चन आप सभी के पास है। डिटेल क्वेश्चन हम कह रहे हैं और आपको हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सिर्फ आंसर नहीं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि क्या नहीं होता है, क्या कभी नहीं हो सकता, नेवर, इट कांट ऑकर इन माइटोटिक, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन दे रहा है पहला कि कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन तो होता है, माइटोटिक हो या मियोटिक हो, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन बिल्कुल होगा। आपका सेंट्रियोल का अपोजिट पोल्स में जाना होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, या फिर कि इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंजमेंट होगा, या अपोजिट पोल पे मूवमेंट होगा। इसका मतलब है क्या कि 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शंस आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। स्पिंडल फाइबर बनेगा, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ेगा, और यही क्वेश्चन से रिलेटेड एक दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा आगे, बिल्कुल रिलेटेड है। अगर जिनको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन वेरीफाई करता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 4th वाला। पेयरिंग कभी भी नहीं होता है, पेयरिंग तो कैरेक्टरिस्टिक है आपका किसका, मियोसिस का। फिर आपका 112 कह रहा है, पूरा स्टोरी उसने पकाई है कि भाई कुकुम्बर है, उसका हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा फाइटो हार्मोन है जो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, कैसे, बाय इंक्रीजिंग फीमेल फ्लावर। क्यों फीमेल फ्लावर बढ़ेगा तो फीमेल गैमेट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, और मेल गैमेट्स तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो फर्टिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा जाइगोट एंड एम्ब्रायो बनाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका, और ये आंसर, इसका आंसर हमेशा होगा इथाइलिन, इथाइलिन C2H4 सॉरी, इथाइलिन इसका आंसर होगा। एंड ये है ऑप्शन नंबर 4 में। हमेशा याद रखना, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन भी मोटिवेटेड अगर रहना है प्लांट को, इथाइलिन करेगा। जमीन के अंदर रूट का डेवलपमेंट करना है, इथाइलिन करेगा। अगर आपको किसी भी मौसम में फलों को पकाना, इथाइलिन करेगा। अगर क्या है, फल पक गया लेकिन उसे कोई तोड़ने वाला नहीं है, तो उसकी थिनिंग करवा देना सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच के, तो वो सारे काम क्या करेगा, इथाइलिन करेगा, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपका इथाइलिन आंसर हो जाएगा। नेट गेन ऑफ एटीपी, देखिए पूरा क्वेश्चन का यही सार है। वो कह रहा है कि एक ग्लूकोज अगर 2 पाइरुवेट में चेंज होगा तो बताइए कितना एटीपी का गेन होगा। इसका मतलब वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस तक की बात कर रहा है, उसके आगे की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस तक की अगर बात कर रहा है, मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद तो क्रेब्स होता है, देन ईटीएस। तो अगर वो कहता कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तब हम ईटीएस तक के फेट को लेके बात करते कि 2 NADH2 3 ATP बना के देगा, टोटल 6 और प्लस 2 ऐसे। या सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस तक की बात है तो 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 ATP, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th। 2 ATP आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4th में, अगेन 4th आंसर है। देन उसके बाद कह रहा है कि भाई अपीयरेंस, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का अपीयरेंस किस बात को दर्शाता है, तो भाई पैकाइटीन स्टेज को बताता है ना। पैकाइटीन स्टेज में, पैकाइटीन स्टेज में क्या होता है,
क्रॉसिंग ओवर, तो इंडिकेट करता है कि यस नोड्यूल्स बन गया, यानी उसी साइड से क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब है इसका फोर्थ आंसर होगा। अगेन फोर्थ आंसर, फोर्थ वाले आंसर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एपोप्लास्टिक, देखिए एपोप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जो नॉन लिविंग एरिया के थ्रू हो, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन हो। तो यहाँ पे एपोप्लास्टिक के लिए क्या है कि बहुत फास्ट होता है, ये आपका ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच में या वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो हम देखते हैं कि ये एपोप्लास्टिक इज कंटिन्यूअस एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, बिल्कुल फास्ट है, कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है, कोई बैरियर कोई सिलेक्टिवनेस बीच में आ ही नहीं रहा है। सेकेंड कह रहा है कि वाटर थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेस, मैंने कहा था कि वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में और दो सेल के बीच के स्पेस में मेम्ब्रेन कभी नहीं क्रॉस करेगा, चाहे जैसे भी जाए। तीसरी बात है कि डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन, थर्ड भी सही है, बट फोर्थ क्या है, गलत है। अगेन ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे में देखने को मिलता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, अरे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ था, ये साबित करने के लिए कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है क्या, फूड, तो फ्लोएम के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है फूड। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। देन 107 देखिए, बोल रहा है कि C4 प्लांट में पीईपी पहला एक्सेप्टर है, सही बात है, 3 कार्बन का पीईपी, 1 कार्बन का CO2 मिल के आपका 4 कार्बन का OAA बना देगा, इसलिए तो C4 प्लांट कहा हमने। और C4 प्लांट में 2 तरह के सेल होते हैं, पहले मीजोफिल, बाद में बंडल शीथ सेल। मीजोफिल में पेप्केज होता है, रुबिस्को नहीं होता है, और बंडल शीथ में रुबिस्को होता है, पेप्केज नहीं होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, आप देखना ट्रांसलेशन जहां से एनसीईआरटी में शुरू हो रहा है उसके ठीक अगले पेज में लिखा है कि जैसे ही आपका आके ज्वाइन कर जाएगा स्मॉलर सब यूनिट से एमआरएनए, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केमियोस्मोसिस के लिए सही क्या नहीं है, देखिए केमियोस्मोसिस में क्या होता है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट डेवलप होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, थर्ड है NADPH2 का फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स स्ट्रोमल साइट। एक्सप्लेनेशंस नहीं, हम लोग एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख के बात कर रहे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आपने पढ़ा होगा, ये 1 घंटे की टॉपिक है, हमें बस 2-2 मिनट 5-5 मिनट में करना है। तो केमियोस्मोसिस के 3 पॉइंट थे, वाटर स्प्लिटिंग से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ा देना, दूसरा अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, दूसरा था स्ट्रोमा के साइड में FNR एंजाइम होता है फेरेडॉक्सिन से एसोसिएटेड, NADPH2 बनाता है, तीसरी बात होती है पूरे मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी बातें सही हैं, लेकिन थर्ड गलत है, इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट कभी नहीं ब्रेक डाउन की जाती है, कभी हमेशा प्रोटॉन एक तरफ हाई किया जाता है दूसरी तरफ लो, ताकि इस ग्रेडियंट को वो ब्रेक करे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिले जिससे कि ATP की सिंथेसिस हो सके, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। जाइगोमॉर्फिक, आपका देखिए कि जो भी फेबाशिया फैमिली से है, गुलमोहर है, कैशिया है, वो सब जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि आपका जो गुलमोहर है वो B वाले ऑप्शन में है और कैशिया C वाले में है, यानी B एंड C होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अगला कह रहा है कि एजर्शन दे रहा है कि PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA के एम्प्लीफिकेशन कराता है, बिल्कुल सही बात है, एम्प्लीफिकेशन मींस उसके जीन की क्वांटिटीज बढ़ाता है, साइज उतनी ही लेकिन क्वांटिटीज बढ़ाया, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, हमने पढ़ा था ना कि PBr322 एक वेक्टर है जिसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्टेबल मार्कर, जिससे पता चलता है कि किस में रिकम्बिनेशन हुआ किस में नहीं, किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किस में नहीं, यानी कि ये भी सही है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मीन्स है इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर नंबर हो जाएगा बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ये आपके टिल 121 तक सॉल्यूशंस हैं। आई होप कि आप सबको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 122 से लेके 130 तक के सॉल्यूशंस। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे पूछा है आपके जूलॉजिकल सेक्शन में। आई थिंक 190 नंबर, R2 सेट का 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे। तो याद करो, स्क्रबर होता था SO2 रिमूव करने के लिए, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता था 99.99% के अप्रॉक्स जो है डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्वेश्चन नंबर 123 बच्चे एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन प्रॉपर नहीं जा रहा है, क्योंकि आप पढ़िए पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। मिला जुला के ए जो है वो एकदम कह रहा है कि रेडियल अरेंजमेंट को, कि रूट में ऐसे हमेशा याद करना, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ना RX, R फॉर रूट एंड X फॉर एक्सार्च। R रूट में R फॉर रूट, R फॉर रेडियल, X फॉर एक्सार्च, RX करके याद कर लेना। क्योंकि रूट में आपका क्या होता है ना कि अलग अलग रेडियस पे, एक पे जाइलम एक पे फ्लोएम, एक पे जाइलम एक पे फ्लोएम, ऑल्टरनेट मैनर में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी कह रहा है कि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज्ड है यानी सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, कि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड में कोई कैम्बियम नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओपन में कैम्बियम है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन आप देखोगे कि कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन, यस सही बात है, कैम्बियम दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम, स्टेम में जब रूट में एक्सार्च हो गया तो स्टेम में क्या होगा, एंडार्च होगा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, सबसे पहला जाइलम प्राइमरी जाइलम, उसमें भी पहला प्रोटोजाइलम, तो जो पहले आया उसकी प्रायोरिटी से याद करो। प्रोटो अंदर तो एंडो, अब प्रोटो बाहर तो एक्सो, एक्सो रूट में और एंडो स्टेम में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। देन उसके बाद कह रहा है मोनोकॉट रूट पॉलीआर्च, यस मोर देन 6 बंडल्स होते हैं। ये तो एकदम डायरेक्ट सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन है, सब के सब सही है, यानी कि कोई ऑप्शन प्रॉपरली हमारा मैच नहीं कर रहा है। देन उसके बाद कह रहा है 124 की डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, कि हर ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए का जो हिस्सा वेरी करता है, डिफर करता है, वो किस चीज के लिए है। तो पहला है कि हम जीन की मैपिंग करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से भी, पॉलीमॉर्फिज्म से ही हमारे अंदर कुछ और अरेंजमेंट है, उसके अंदर कुछ और है, उस हिसाब से जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, एक स्पीशीज में 2 जीन के बीच इतना गैप है, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी स्पीशीज में ज्यादा है। ह्यूमंस में सिमिलर जीन्स में सिमिलर टाइप के गैप है, लेकिन दूसरे स्पीशीज से क्या है, अलग है। यानी जीन मैपिंग में भी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो एज यूजुअल है ही, और ये एनसीईआरटी के लाइन से ही उठाया गया, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। कॉन्सेप्चुअल थे, स्टेटमेंट जरूर थे, लेकिन आप कह नहीं सकते हो कि ये टफ था। 4-5 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्चुअल थे, बट देयर वाज नो क्वेश्चन विच वाज वेरी टफ और वेरी रिजिड। अपने आप पे वो क्वेश्चंस क्या थे, सफिशिएंट थे। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से अच्छे से निचोड़ के निकाले गए थे, पेपर बहुत अच्छा था। 125 में कह रहा है कि भाई ओल्ड ट्रीज में सेकेंडरी जाइलम के ज्यादातर हिस्से, अंदर की तरफ जो हिस्से होते हैं ना, वो हार्ड हो जाते हैं। हार्टवुड नाम याद रखना, हार्टवुड के बारे में ये पूछ रहा है। एक हार्टवुड होता है, एक सैपवुड। हार्टवुड नाम से ऐसे याद रखना, हार्ट जैसे हार्ट हमारा बॉडी के अंदर है, वैसे हार्टवुड अंदर होता है, सैप बाहर की तरफ। सैप मतलब होता है सॉल्यूशंस ऑफ प्लांट, प्लांट के जो सॉल्यूशन है, यानी सैप वुड के थ्रू सॉल्यूशंस मूव करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। हार्टवुड रिजिडिटी में, और वो इसलिए कि उनमें कई सारे ऑर्गेनिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, टैनिन्स, रेजिन्स की डिपोजिशन होती है। मतलब ए एंड बी दोनों सही हैं, ए वाला स्टेटमेंट भी सही है और बी वाला भी। सेंटर की तरफ, बाकी सभी में पेरिफेरल कह रहा है, गलत है। पैरेनकाइमा नहीं होते हैं, दे आर डेड सेल्स। जाइलम की बात है और ग्रेटर पार्ट है, और वो रिजिड है, मतलब लिग्निफाइड है, यानी लिविंग तो हो नहीं सकता है। तो सी डी ई तो कभी होगा नहीं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डायरेक्ट लाइन से उठाया हुआ है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इनमें जो है लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होते हैं।
प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी 127 क्वेश्चन। प्लास्टिसिटी होता है एक फिनोमेना जिसके तहत एक ही प्लांट के किसी अलग लाइफ स्टेज में, जब वो जुवेनाइल है या दूसरे लाइफ स्टेज में है, तो उसके पत्ते का शेप अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है। या कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं कि उसके एक्वाटिक फॉर्म में अलग होता है और टेरेस्ट्रियल, या तो हैबिटाट या नहीं तो लाइफ स्टेज। अगर खुद को अडेप्ट करने के लिए वो अपने जो लीफ के शेप्स होते हैं या फीचर्स होते हैं बॉडी के, उसको चेंज करता है, दैट इज प्लास्टिसिटी। हेट्रोफाइली कोरिएंडर में, लार्कस्पर में, बटर कप में देखने को मिलता है। मेज इसका आंसर नहीं होगा। 127 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। 128 कह रहा है कि डिकम्पोजिशन में डेट्रिटस छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल यही तो काम होता है। 5 स्टेप में होता है आपका कि पहले फ्रैगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर आपका ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लिग्निन बच्चों, जब भी सेल्यूलोज एंड अमीनो एसिड्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होंगे तो उसकी डिकम्पोजिशन फास्ट होगी क्योंकि वो रिजिड नहीं होते इतने। बट लिग्निन एंड काइटिन आर हाईली रिजिड, तो ऐसे ये आपका नहीं होगा आंसर, स्लोअर होगा। तो आप स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। मीन्स है कि हम देखें तो हमारा 4th ऑप्शन इसका सही है। इस आंसर इस पेपर के आई थिंक 4th ऑप्शन से कुछ ज्यादा ही एनटीए को लगाव हो गया। 129 में देखिए आपको फंक्शंस मैच करने दिया गया और ये बहुत एक्सपेक्टेड था। मैंगनीज में वाटर स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस वाला पॉइंट आपका किस में दिया हुआ है, कौन से पार्ट में, 4th में। तो 4th में फोटोलाइसिस दिया हुआ है। देन मैग्नीशियम, हमेशा याद रखो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैंगनीज और उसका दोस्त मैग्नीशियम होता है। तो इसमें आपका आ गया कि एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि बी का हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोरॉन, बुद्धि वाला काम बोरॉन देगा। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद आपका पॉलन जर्मिनेशन, सारे बुद्धि वाले की कब क्या किस समय सोच के करना है, दैट इज बोरॉन। तो इसका मतलब है कि आपका इसका आंसर हो जाएगा, और बोरॉन वाला कौन से में है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन ये आपका 2 में है, यानी सी का हो जाएगा 2। तो बचा डी का क्या है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये है 3rd ऑप्शन में दिया हुआ। आयरन का Fe3+ फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, याद करने का ट्रिक ले लो, FC3 याद करने का, अगर कभी भूल जाओ तो आयरन का याद करने का ट्रिक बता रहे, FC3। Fe3+ होता है फॉर्म में, ई हटा के सी कर दो, तो F से फेरेडॉक्सिन, C से साइटोक्रोम, C से कैटालोज, C से क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो ये आपका हो जाएगा याद करने का ट्रिक। पॉलिनेशन के लिए क्या गलत है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी बायोटिक एजेंट्स या ओवरऑल एजेंट की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट बीज होते हैं, नॉट द बटरफ्लाइज, नॉट द मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, बीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो गया। ए बायोटिक जो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ए बायोटिक एजेंट की बात करें तो वाटर रेयर है, विंड कॉमन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 सही है। और 4th होगा सही है ही कि जो भी एनिमल से पॉलिनेट होगा ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करेगा ताकि जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 130 तक का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अब कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक के सॉल्यूशन। कोड फिर से अगेन बता देते, कोड R2 है आपका, जो भी कोड है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ब्रीफली डिस्कस होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। आपके 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बोला गया है कि इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, आपको चूज करने हैं। यानी कि हमारा है इस क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट चूज करने के लिए, नॉट इनकरेक्ट। यानी कि हमारा जो पहला बोल रहा है कि यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, सही बात है। यू मतलब ट्रू, ट्रू क्रोमैटिन वही है जो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन कर सके, और जो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन करेगा मतलब उसके स्ट्रैंड्स को ओपन होने के जगह होने चाहिए। तो ओपन होने के लिए जगह चाहिए, तो इसका मतलब पैकेजिंग बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है।
हेट्रो होता है डिफरेंट, यू से डिफरेंट, यानी कि वो जरूर है हेट्रो कि आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होगा, बहुत टाइटली पैक्ड होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि आपका कह रहा है कि हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज। रैप्ड मतलब कॉइन, ये ऑक्टामर है, इसके ऊपर कॉइल करता है इस डीएनए, तो आपका ये जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है डीएनए अलोंग विथ ऑक्टामर, दैट इज न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का हिस्टोन है H1, जो कि न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, लिंकर है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर का फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हिस्टोन में बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियोसोम में 400 नहीं 200 बेस पेयर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 400 बेस पेयर नहीं 200 होते हैं, यानी कि ए, सी एंड डी। देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा मैच करता है, हमारे कोड के अनुसार थर्ड ऑप्शन मैच कर जा रहा है। कौन सा एक्स सीतु नहीं है, एक्स सीतु मतलब आउटसाइड द साइट, माने कि ये इसी तरह का इसी टॉपिक से क्वेश्चन जूलॉजी सेक्शन में भी है। एक्स सीतु आउटसाइड द साइट मतलब हम पूरे जंगल छोड़ के सिर्फ ऑर्गेनिज्म या उसके गैमेट पे फोकस कर रहे हैं। सीड बैंक आ जाता है, पॉलन बैंक आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाता है, इन विट्रो आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आ जाता है, बोटानिकल गार्डन्स आ जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क आ जाते हैं। लेकिन जो है कि हम पूरे जंगल सहित ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करें, दैट इज इन सीटू ऑन द साइट कंजर्वेशन। उसमें आ जाएगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, हॉट स्पॉट्स, सेक्रेड ग्रोव्स आ जाएंगे, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो देख लीजिए उनमें से कोई नाम है कि नहीं, ऑब्वियसली है हमारा नेशनल पार्क, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। काइटिन से बना होता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, काइटिन से फंगस और ये दोनों का स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगेन देखिए फोर्थ ऑप्शन से लगता है नीट को इस बार बहुत ही लगाव हो गया है। 134 कह रहा है एविल क्वार्टेट की बात कर रहा है। एविल क्वार्टेट हमने पढ़ा था ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 15। 4 कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन, फोर्थ को एक्सटिंक्शन। तो उसमें से आपका सभी के नाम दिए हैं, बोलता है किसका कॉज है, तो ऑब्वियसली क्या है, फोर्थ ऑप्शन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस। 135 कह रहा है गैशियस, फिर से मैंने कहा ना इथाइलिन का क्वेश्चन रिपीट करेगा। गैशियस पीजीआर कौन है, C2H4, तो गैशियस पीजीआर C2H4 है। इथाइलिन का फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो भी आपका सेनेसेंस एब्सिशन को ओल्डर एज में प्रमोट करना या पत्तों को झड़ना होगा या मिट्टी के अंदर रूट का डेवलपमेंट कराना, नॉट रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन ऑक्सीन का फंक्शन हो गया। फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट, किसी भी सीजन में आपका फ्रूट की राइपनिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, या फिर कि आपका थिनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह, ये सब फंक्शन इथाइलिन के हैं। तो इसका मतलब है कि टू किल डाइकॉट वीड्स, ये ऑक्सीन का फंक्शन है, फर्स्ट होगा नहीं। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, जिब्रेलिन का फंक्शन है, ये नहीं होगा। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन का फंक्शन है, ये नहीं होगा, थर्ड वाला होगा आंसर, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन वगैरह। 136 कह रहा है ब्लाइंड अप्रोच, सारे डीएनए को एक साथ सीक्वेंस करना। तो एक साथ सीक्वेंस करना तो सीक्वेंस एनोटेशन होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। सिर्फ एक्सप्रेसिव पार्ट को करते हैं सीक्वेंस, तो वो EST होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। CNG के लिए क्या फॉल्स है, देखो CNG सस्ता है, CNG जो है पूरा क्लीन फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। CNG को एडल्टरेट नहीं किया जा सकता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसका पाइपलाइन ले डाउन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ सब सही है, थर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि सेम चेम्बर डीजल वाले को CNG के साथ नहीं यूज कर सकते, सबके अपने अलग चेम्बर्स होते हैं। सॉल्यूट्स को आप बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। मोर नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, वो लोअर करेगा, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी ना, जितनी सॉल्यूट डालोगे उतना उसका अपने पास नहीं रहेगा, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब मैक्सिमम में जब भी घटेगी तो नेगेटिव जाएगी, यानी इसका ऑप्शन का आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्पाइरोगाइरा 139 में देखो आपके लाइफ साइकिल से पूछ लिया है, जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी,
फर्न जो है वो आपका टेरिडोफाइट्स आ गया, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स, साइकस जिम्नोस्पर्म। स्पाइरोगायरा में डोमिनेंट आपका गैमेटोफाइटिक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, चलो हम लोग फटाफट मैच कर लेते हैं। स्पाइरोगायरा के लिए आ जाएगा, ए का हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फर्न के लिए प्रोथैलस वाला ऑप्शन आ जाता है 3। देन फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, यहाँ लीफी गैमेटोफाइट होता है, तो इसका मतलब है कि ये 4th है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट जो कि एल्गी में नहीं होता है। और साइकस में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। तो 2, 3, 4, 1 देख लीजिए किस में आता है, 2, 3, 4, 1 थर्ड में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। पैलिंड्रोम देखो ना, उल्टा सीधा एक समान, दोनों स्ट्रैंड पे किसी एक डायरेक्शन से, या तो 5 to 3 दोनों पे ही पढ़ो या 3 to 5 दोनों पे ही पढ़ो। अब देखो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ई कोलाई का सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है, थर्ड सही होगा। 5 to 3 पढ़िए के स्टैंड पे GAA-TTC ही पढ़ाएगा, और दूसरे पे भी GAA-TTC। ये आपके 140 तक के सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि अब यहाँ तक 101 से 40 तक आपको कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बाकी के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 141 से लेके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150 तक। देखिए, मैच द कॉलम, और जो आपका जितने भी चैप्टर्स है उनमें से आप देखोगे तो लगभग एक क्वेश्चन है आपका लिविंग वर्ल्ड से, 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, 3 है आपके प्लांट किंगडम के। डिटेल चीजें जो है हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस है वो हम आपको बता देते हैं। उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को आगे की तरफ और बूस्ट कर सकते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू। लेकिन अगर आपका सेफ साइड में स्कोर है देन इट्स वेल एंड गुड। चलिए देखते हैं 141 में क्या कह रहा है कि फास्फोरस साइकिल को क्या एक्सेलरेट करता है। तो भाई फास्फोरस कहाँ से सबसे ज्यादा ऐड होता है, डिकम्पोजिशन से, और दूसरी बात है वेदरिंग ऑफ रॉक से। क्योंकि फास्फोरस में गैसियस एक्सचेंज तो होता नहीं है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज तो होता नहीं है कार्बन ऑक्सीजन के साइकिल की तरह। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एडिशन जो है वो डिकम्पोजिशन से या फिर कि आपका वेदरिंग ऑफ रॉक से होगा। मतलब है कि इसका जो आंसर है वो आपका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक से बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा वेदरिंग होगी उतना ज्यादा साइकिल जो है ना बूस्टअप होगा, मूव करते जाएगा। जितना ज्यादा वेदरिंग होगा सॉइल में उतना ज्यादा फास्फोरस प्लांट उतना ज्यादा लेगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और फिर उससे हार्बीवोर्स और ज्यादा बढ़ेंगे, तो साइकिल काफी स्पीड अप होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बाहर का तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, थर्ड ऑप्शन में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया हुआ है। अगेन मैच द कॉलम, मेटासेंट्रिक बीचों बीच, एक्रोसेंट्रिक टर्मिनल के नजदीक, सब मेटा हल्का सेंटर से बाहर, मेटा मीन्स सेंटर, टेलो मीन्स टर्मिनल। तो देख लीजिए आप, मेटासेंट्रिक के लिए जो है थर्ड ऑप्शन हो जाए, थर्ड वाला हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक के लिए हो जाएगा कि सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, यानी 1 वाला हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक के लिए स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी कि इसके लिए 4th हो जाएगा, और टेलोसेंट्रिक के लिए 2nd हो जाएगा। तो देख लो 3142 देख लेते एक बार, 3142 सेकेंड ऑप्शन बेझिझक हो जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। प्लस माइनस इंटरेक्शन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिडेशन में, शुरू में कि प्रिडेशन में क्या गलत था वो पूछा था, वही हमने क्लियर कर लिया था, प्लस माइनस होता है। तो इसमें से प्रिडेशन, कंपटीशन माइनस माइनस होता है बच्चे, एमेंसालिज्म -0 होता है। एक की वजह से, जैसे आप ले लो बड़ा पेड़ छोटा पेड़, बड़ा पेड़ को कोई नुकसान कोई फायदा नहीं, लेकिन उसकी वजह से छोटे पेड़ तक सनलाइट नहीं जाता है तो उसको नुकसान है, -0। कमेंसालिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं। एक कैटल है, उसके ऊपर बैठा छोटा चिड़िया, चिड़िया को फायदा, उसको इंसेक्ट्स मिल रहा है, लेकिन कैटल को कोई फायदा या नुकसान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd वाला करेक्ट हो जाएगा। एजर्शन रीजन, अगेन मेंडेलियन जेनेटिक्स, देखो जेनेटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंडल्स लॉज, देखिए मेंडल सर ने लॉ तभी दिया था ना क्योंकि उनके जीन्स दूर दूर थे, इसीलिए लिंकेज नहीं देखने को मिला था, और लिंकेज नहीं मिला था इसलिए क्लियरली सेग्रीगेशन, क्लियरली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर उनका लॉ में जीन्स नजदीक होते तो उनका लॉ कभी सही नहीं होल्ड कर पाता। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोजली लोकेटेड जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। नहीं बच्चे, असॉर्टमेंट जो है ना,
असॉर्टमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना कम जीन्स होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना ज्यादा जीन्स डिस्टेंस होगा, जितनी दूरी होगी, वेंडर वॉल इंटरेक्शन उतना कम होगा, उतना इजीली से ये हो जाएगा, अजॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है नजदीक, तो नजदीक वाले में लिंकेज ज्यादा होगा ना, लिंकेज ज्यादा होगा तो थोड़ी इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट करेगा। ये गलत हो गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। फोर्थ, रीजन एजर्शन से घबराने की बात ही नहीं थी, सिंपल था, एम्स लेवल का था भी नहीं, ऐसे थे कि क्लियरली आप बता सकते हो, 1-2 ऑप्शन वाला कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। 146 में ए वाला स्टेटमेंट लेसिथीन के लिए कह रहा है। लेसिथीन आपका फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये आपका बी है और ये आपका हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया हमारा ई। लेसिथीन्स जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ऑप्शन में दे क्या रखा है, ग्लाइकोलिपिड, गलत, यही हो गया ए गलत। अब इसमें देखो वाइजली हमारे टाइम कितने सेव होंगे। जैसे ही दिखा कि ए गलत है, इसका मतलब 1 2 3 कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेके सीधे डायरेक्ट कौन सा होगा, फोर्थ होगा। आपको रीवेरीफाई करना नहीं है, सिलेक्शन लेना, हमें थोड़ी वहां थीसिस लिखनी है। उसके बाद आपको मन है तो चेक कर लो। सैचुरेटेड में आपके जो है सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ मल्टीपल दिखा है, गलत है। जिंजली ऑयल एक तेल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो सी वाला सही है। उसके बाद कह रहा है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल, ऑब्वियसली लिपिड होते हैं आपके नॉन पोलर और वो आपके वाटर होते हैं पोलर, नहीं होगा डिजॉल्व, तो सी डी जो है सही है। उसके बाद ई वाला भी सही है। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो पहले मोनोग्लिसराइड बनता है, 2 जुड़ा तो डाई, 3 जुड़ा तो ट्राई, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों गलत है, फोर्थ हो जाएगा। इतना चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोजॉन्स आर द जंपिंग जीन्स, और जंपिंग जीन्स का इस्तेमाल याद करो, मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया से बचने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में यूज हो रहा था। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा, किस ऑप्शन में है आरएनए इंटरफेरेंस, देख लेते हैं, थर्ड वाला, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, उसी में तो जीन की साइलेंसिंग की जाती है। उसके बाद 148 में देखिए स्प्रिंग वुड से रिलेटेड है। देखो स्प्रिंग वुड पहले जान लो कि ये होता है अर्ली वुड, ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसमें जो आपके वेसल्स बनते हैं उसकी डायमीटर ज्यादा होती है, डायमीटर ज्यादा होगी, बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद अब देखो डायमीटर जो है इसकी ज्यादा होती है, तो सोचो कि आप इलास्टिक गुब्बारे को फुला रहे हो तो कलर लाइट हो जाता है ना, तो जो फैलता है ना, डायमीटर बढ़ती है ना, तो खींचता है वॉल, तो उसका कलर ऐसे करके याद करने का ट्रिक है, तो वॉल उसका क्या हो जाएगा, लाइटर इन कलर, तो सी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। अब ये डायमीटर ज्यादा है, कैम्बियम उस समय स्प्रिंग सीजन में हर कोई एंथुजियास्टिक होता है, हर ऑर्गेनिज्म तेजी से काम करता है, एक्टिव वुड बनते हैं जिससे एक्टिव कंडक्शन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इट हैज लोअर, यस लोअर डेंसिटी भी होता है, क्योंकि इसके डायमीटर क्या है, ज्यादा, डायमीटर ज्यादा तो उसमें हेयर ज्यादा फिल्ड अप है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाता है, कम कर देता है। तो ई भी सही है और डी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है कि ऑटम और स्प्रिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके एनुअल रिंग्स बनाते हैं, यानी कि ए सी डी ई। तो आप देख लो ए सी डी ई किस में आता है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही बैठेगा। लार्ज बंडल शीथ सेल्स, फोटोसिंथेसिस का आप देखना, हैच एंड स्लैग पाथवे उसमें लिखा है। बड़े बड़े बंडल शीथ इसलिए होते हैं ताकि ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कैल्विन साइकिल प्रोमोटेड हो, फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंटेड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स मीन्स स्यूडो, फ्रूट मीन्स कार्प, स्यूडो कार्प। तो लेबलिंग दिया है और उस लेबलिंग का एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के फॉल्स फ्रूट में कौन कंट्रीब्यूट करता है, आप लोग जानते हो कि ओवरी के साथ साथ अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर जाए, एपिगाइनस कंडीशन में जहां पे ऐसे थैलेमस एनक्लोज कर दिया था ओवरी को, तो जब ओवरी कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो बगल का थैलेमस भी क्या कर जाएगा, कंट्रीब्यूट कर जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका ये हो गए प्योर पूरे बॉटनी के सेक्शन के, जो आपके एनटीए ने दिया है बॉटनी लिख के। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली एज पर आवर सिलेबस जूलॉजी में भी कुछ बॉटनी के, जेनेटिक्स के, बायोटेक के, इन्वायरमेंटल इश्यूज के क्वेश्चंस है, सेल्स वगैरह के हैं,
जल्दी से फटाफट 22 वो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होगा। प्योर बॉटनी में अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, सारे क्रिस्टल क्लियर कर दिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जूलॉजी सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बॉटनी वाले सेक्शन से पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, 20-22 क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि इन टोटल आप देखो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंगली 72 क्वेश्चंस है। 152 नंबर फिर से अगेन आपका बॉटनी वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। माइटोसिस के लिए इनकरेक्ट क्या है? तो देखो माइटोसिस में कभी पेयरिंग नहीं होगा, जीन का एक्सचेंज नहीं होगा, कभी भी आपका काइज्मा का फॉर्मेशन नहीं होगा, होमोलॉगस पेयर्स के पेयरिंग या टर्मिनलाइजेशन की बात नहीं होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि उस हिसाब से क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स एट एनाफेज, सही बात है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। ऑल क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, सही बात है, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 3 कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से थोड़ी अटैच होता है, वो तो टिब्यूलिन प्रोटीन का डिपोजिशन करवा के सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक कवरिंग बनाता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो 152 का तो थर्ड ऑप्शन क्या है, सही रहेगा। अब अगेन माइटोसिस पूछ लिया तो चलो मियोसिस भी पूछ लेते हैं। तो मियोसिस में क्या होगा, कौन सी बातें इनकरेक्ट होंगी? या तो इक्वेशनल वाला बात लिखा है तो इनकरेक्ट होगा, या आपका हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा तो इनकरेक्ट होगा, 2 सेल बनेंगे मियोसिस के अंत में तो इनकरेक्ट होगा। तो देख लेते हैं एक बार हमारा क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है, पेयरिंग जाइगोटीन में और रिकम्बिनेशन पैकाइटीन में। थर्ड गलत कह रहा है, एस फेज में हो रहा है, लेकिन एस फेज तो इंटरफेज का भाग है ना, मियोसिस 2 का थोड़ी भाग है, तो ये भी आपका क्या है, थर्ड होगा। ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ होना चाहिए क्या, असेंडिंग ना पूछ के पूछना चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि सारे ऑर्डर डिसेंडिंग में है। किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फिर भी जिन बच्चों ने जो है इसका आंसर सेकंड मार्क किया होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ है, इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, इन सीतु कंजर्वेशन क्या करता है? डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया। इन सीतु डायरेक्ट पूरे एंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व करता है, वहां से स्पीशीज निकाल के दूसरे साइट पे नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ रिस्क नहीं, पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व करोगे तो रिस्की, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक सब कंजर्व हो जाएंगे ना। तो 160 का 2 हो जाएगा। पेनिसिलियम का कॉनिडिया होता है, कॉनिडिया देख लो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है कॉनिडिया, कॉनिडिया होगा इसका आंसर। अब कह रहा है 162 में कि सपोज करो आई जीन क्या बना रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, ये अगर म्यूटेट हो गया और ये कभी लैक्टोज से बाइंड ही नहीं कर पाए, यही क्वेश्चन का मतलब है। इंड्यूसर मॉलिक्यूल, लैक्टोज आपका क्या है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल है ना, उससे बाइंड ही नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि लैक्टोज रहे ना रहे, आई जीन हमेशा जाएगा, ऑपरेटर से जुड़ेगा और स्विच को कर देगा ऑफ। यानी स्ट्रक्चरल जीन कभी भी किसी हाल में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, मीन्स ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर कह रहा है कि ADA डेफिशिएंसी वाले डिजीज में रेगुलर इन्फ्यूजन की जरूरत क्यों होती है? तो ये बताया था मैंने, सेल्स जो है वो इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है, मर जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो मर जाएंगे तो डिफेक्टिव सेल्स रहेंगे बॉडी में, तो उसके बजाय अच्छे सेल्स को डालना जरूरी होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, मर जाएंगे। अब वो करेक्टर सेल मर गए, सब फिर से वापस डिफेक्टिव है, तो आप उसको कंपेंसेट करने के लिए डालोगे तो फिर से रिप्लेस करना होगा। 171 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा को सबको पता है कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है माइकोप्लाज्मा का, यानी 1 माइक्रोमीटर से अगर कम का भी पोर है तो ये क्रॉस कर सकता है। तो फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड क्या है, गलत है। माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं होता है, तभी ना शेप बदल सकते हैं।
इनके पास मेम्ब्रेन है। आपका एनसीईआरटी में सेल में लाइन भी पेज नंबर 128 में देखना, पहला ही लाइन लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा दैट डू नॉट हैव वॉल। तो देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक बार देख ले, क्वेश्चन नंबर 171। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला। 173, देखो कोई बच्चा होगा ना जो टाइम बर्बाद किया होगा, उसने कैलकुलेट किया होगा कि देखिए 0.34 नैनोमीटर एक बेस पेयर की ऊंचाई है, तो 1 नैनोमीटर 1/0.34 की है। लेकिन देखो याद करो, एनसीईआरटी में सेल चैप्टर में लिखा है कि 2.2 मीटर जो है उसमें आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होता है। ये डाटा मॉलिक्यूलर बेसिस में और ये डाटा आपके सेल चैप्टर में है, तो उसी का आधा है ना, ये इसका जो है क्या है, आधा है। मतलब है क्या, यहाँ पे बेस क्या होगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा ना। तो आप जैसे करो, इस समय बचा रहा है, अब उसमें करते कि बी डीएनए है तो 0.3 नैनोमीटर 34 नैनोमीटर एक बेस पेयर की ऊंचाई, तो 1 नैनोमीटर 1/0.34 यानी कि आपका 1.1 मीटर की, फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो, फालतू हो जाता। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड होगा। 181 में पूछ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए गलत क्या है। तो गलत देखो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए गलत क्या है, SER आर साइट्स फॉर लिपिड, सही बात है, SER जो है लिपिड बनाता है। RER जो है उससे से राइबोसोम अटैच है, बिल्कुल सही है। SER इज डिवॉइड, डिवॉइड मतलब नहीं होता राइबोसोम, ये भी सही है। 4th वाला इसका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो चाहे स्मूथ हो, मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, 2 ग्लूकोज को मिला के बनता है, इसको आप मिला दो तो इंटू 2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा C12H24O12। अब माइनस क्या कर लो आप, एक H2O कर लो, तो क्या हो जाएगा C12H22O11। ये फॉर्मूला डाइसैकेराइड का सबको याद होना चाहिए, नहीं तो आप डिहाइड्रेशन करवा दो, 2 H यहाँ से हटा दो, एक O यहाँ से, तो 182 का आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इन सारे क्वेश्चन का आंसर सही बनाया होगा, सभी को परफेक्ट 90 आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट 183 नंबर क्वेश्चन, फिर अगेन हमारा बॉटनी सेक्शन से। 183 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो एक हफ्ते में 8 ड्रोसोफिला की डेथ हो गई, टोटल 80 था इनिशियल, उसमें से 8 मर गया, तो बताइए कि डेथ रेट पर वीक कितना होगा। तो भाई डेथ हुआ जितना, इनिशियल कितना है, एक हफ्ते में इतना ही हो गया, तो 0.1 हो जाएगा। तो आंसर ये क्या, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फ्रैगमेंट्स को तोड़ना, देखिए ध्यान से समझिए, 5 स्टेप था। मैकेनिकली तोड़ना डेट्रिटिफोर करता है, केमिकली तोड़ता है बैक्टीरिया और फंगस, मैकेनिकली अर्थवॉर्म, मैकेनिकली तोड़ो फ्रेगमेंटेशन, उसके न्यूट्रिएंट डीपर लेयर में गए लीचिंग, केमिकली तोड़ो कैटाबॉलिज्म, उसके बाद तोड़ने के बाद जो बचा डार्क पार्ट है वो ह्यूमस, ह्यूमस को भी तोड़ के सारे मिनरल निकाल दो, मिनरलाइजेशन। तो ये तो बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की ना, तो इसका ऑप्शन तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। 185 में कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, जो कि पैलिंड्रोम है, बिल्कुल सही है, पैलिंड्रोम को पहचानता है और हमेशा सेंटर से अवे कट करता है ताकि स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो, तो ये भी सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 ई कोलाई सेल, अब चलो एक की बात कर रहे हैं, एक सेल में अंदर आपका दोनों में N15 है, बोथ में N15 है। अब 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 जनरेशन। ई कोलाई का डिवाइडिंग टाइम क्या है, 20 मिनट्स का, 3 जनरेशन मतलब 2 to the power 3 यानी कि 8 आपके जो हैं वो डीएनए बनेंगे, ठीक है। तो 8 आपके जो है डीएनए बने, एक से हम बता रहे, एक से फॉर वन हम ये बता रहे हैं 8 बनेंगे। तो 8 बनेंगे तो पहले से, अब इसको तो डाल दिया गया किसमें, N14 में, तो जो भी 8 डीएनए हैं उसमें से सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपके N15 वाले बच जाएंगे, यानी ये दोनों स्ट्रैंड मिलके क्या बनाएंगे, आपके
हाइब्रिड डीएनए, 2 हाइब्रिड डीएनए बनाएंगे। बाकी का जितना बचा 6 है वो तो आपका क्या हो जाएगा, लाइटर बन जाएगा ना। सारे नए स्ट्रैंड्स आएंगे, यही 2 ही स्ट्रैंड तो पुराने वाले रह जाएंगे। दोनों को सेपरेट करो, इसके सामने लाइटर, इसके सामने लाइटर, 2 ही हाइब्रिड बनेंगे, बाकी 6 क्या होंगे, लाइटर। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 सेल्स से आपका टोटल 80 सेल्स बनेंगे, जिसमें से 20 जो है वो हाइब्रिड होंगे और 60 जो है वो लाइटर होंगे। तो 60 लाइटर होंगे, यानी कि 60 ऐसे होंगे जिनमें कि आपका N15 प्रेजेंट नहीं होगा। 188 का आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, 188 का 4th हो जाएगा। इसको समझो ना, 2 स्ट्रैंड्स हैं, आप इसको सेपरेट कर लीजिए। N14 वाले नए स्ट्रैंड्स दोनों के सामने बनेंगे, तो 2 आपके हाइब्रिड बनेंगे मैक्सिमम। अब बाकी जितने स्ट्रैंड आएंगे सब तो N14 वाले आएंगे। तो 8 डीएनए बनेगा, उसमें से 6 लाइटर और 2 हाइब्रिड। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 सेल में 80 आपके जो सेल्स बनेंगे, उसमें से 60 में लाइटर और 20 में हाइब्रिड। अगला कह रहा है क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या नहीं सही है। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। देखो, अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो क्या है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा। सोचो ना, ये आपका सर्कुलर चीज है, एक ही एंजाइम के 2 रिकॉग्निशन साइट है, मान लो वो एक यहाँ आके कट कर दिया, मान लो एक यहाँ आके। अब ये सर्कुलर डीएनए तो पूरे टूट के अलग होके लीनियर बन गया। अब तो इसके अंदर प्रोकैरियोट की कोई फीचर ही नहीं रही, इसको हम किसी दूसरे सेल में क्लोन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बस एक पॉइंट पे अगर रिकॉग्निशन साइट हो तो बस ऐसे खुलेगा और इसमें जो है दूसरा डीएनए लाके हम लगा देंगे तो वापस से क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी तो मार्कर रहता है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सही है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है ही। 1 और 4 अपने आप में कह रहा है दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी एक तो गलत होगा ही, और फर्स्ट वाला क्या है आपका, गलत है। उसके बाद चलो देख, तो 195 में कह रहा है कि फीमेल कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी इसका जीनोटाइप XC होगा। मेल के बारे में कह रहा है कि उसकी मदर कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड है, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, उसके मदर से इस मेल में आएगा, मतलब मेल क्या होगा, XCY। अब क्रॉस करके देख लो, XC को आपने क्रॉस कर दिया किससे, XCY से, तो यहाँ से आपका एक टाइप का गैमेट, यहाँ से 2 टाइप का XC एंड Y। प्रोजेनी को निकाल लीजिए, तो प्रोजेनी आ जाएगा XC और एक आ जाएगा XCY, यानी 100% कलर ब्लाइंड होंगे। मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही बैठेगा। उसके बाद आप देखिए 196 में कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा के पास फिर से वही बात, सेल वॉल वाला स्टेटमेंट 1-2 वाला, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थर्ड कह रहा है कि दे आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, गलत है, ऑटो भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं। फोर्थ कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक, ठीक है, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं, ना कि मोनेरा में। तो बचा क्या, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ये आपके सॉल्यूशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, रेफर कर लीजिए किसी भी पेज को। हम जो भी पेज आप बोलोगे, हम उस पेज नंबर का हम रेफरेंस आपको हम बता देंगे। सारे क्वेश्चंस कहाँ से हैं हम बताते गए हैं कि कौन से क्वेश्चंस किधर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 199 एक बार जल्दी से देख लो। 199 में ओनली बी सही होगा, ओनली बी, क्योंकि कह रहा है क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहा है। तो ए वाला तो कह रहा है ना कि ए और डी जो है ये आपका कह रहा है कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। ए डी जो है इस तरीके से बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है। अगर आप इसका जेनेटिकली इंजीनियरिंग करोगे, मींस इंसान के जीन को आप डाल दोगे, तो वो नहीं है बेटर ऑप्शन, वो अब के डेट में नहीं यूज होता है। फिर उसको निकालना, प्रोसेसिंग करना,
ये तो बॉडी के अंदर सिंथेसिस की बात कर रही है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है क्या, आपका बचा क्या, सी एंड ई जो है वो तो कह रहा है क्या, स्लॉटर्ड एनिमल से रिलेटेड कह रहा है, स्लॉटर्ड एनिमल से रिलेटेड। और ये गलत बात है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जो इंसुलिन बनते हैं वो एलर्जिक नहीं होते हैं, वो पिग्स वगैरह से नहीं ऑब्टेन होते हैं, उनके लिए तो 2 सेपरेट चेन जो है यूज किए गए थे बनाने के लिए। तो इसका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें कि देखो, प्रो हार्मोन इंसुलिन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ह्यूमन का जीन को आप बैक्टीरिया में डाल के क्लोन कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल, वो पार्शियल जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। एक कंप्लीट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बेटर है कि आप इंसुलिन का चेन ए बनाने वाला जीन और चेन बी बनाने वाला जीन सेपरेटली अलग अलग सेल में क्लोन करो, दोनों को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान कंबाइन कर लीजिए और फिर आपका क्या है, एक मैच्योर इंसुलिन बनेगा। वो है एक्चुअल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 199 का बी हो जाएगा। 197 में देखो ए और बी, ऐसे कई क्वेश्चंस जो है मैंने आप सभी को करा भी रखे हैं। चलो ए और सी के बीच में देख लेते हैं, ए और सी डाल लेते हैं यहाँ पे। इनके बीच में क्या है, 5% की डिस्टेंस है। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में 20% है, बी एंड सी के बीच में, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहीं बी डाल दें और बी सी के बीच में अगर 15% कर दें, तो ए और सी के बीच में आपका 5% है, बी और सी के बीच में 15% है, यानी कि बी और ए के बीच में देख लो क्या दिया है डाटा, 20%। ऑब्वियसली अपने आप सेटिस्फाई हो गया क्या, 20%। चलिए डी का पोजीशन फिक्स करते हैं ऐसे जगह जहां पे क्या है कि बी डी के बीच में 9% हो। चलो यहाँ रख के एक बार देखते हैं 9% करके, नहीं फिट हुआ तो फिर इधर कहीं एडजस्ट करेंगे, एक बार इधर करके देख लो पहले। बी डी के बीच में 9% होना चाहिए, और देखो किसी और के साथ डी है, यस। सी डी के बीच में 24, यस बिल्कुल है। सी और डी 15 9 कितना हो गया, 24%। ए और डी के बीच में 29%, देख लीजिए यहाँ से, ए और डी 24 इतना है, 5 इतना, तो कितना हो गया, 29%। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कितना कैसे आ जाएगा, ए सी बी डी, या ऐसे भी इसको रिवर्स ऐसे कर दो कि डी बी ऐसे लिख दो 9% की दूरी पे, बी सी 15% की दूरी पे, और सी और ए 5% की दूरी पे। तो जो पहला डाटा दिया हो ना उसको पहले पुट करके देख लो, अब बाकी को एडजस्ट करो। पहले एक साइड रख के देखो, अगर नहीं फिक्स हो तो फिर बीच में इधर कहीं मूव करके देखिए, फिक्स हो जाएगा। बचपन में जो हम लोग पॉइंट से सवाल बनाते थे ना कि 2 के बीच में 2 सेंटीमीटर है, फिर उसके बीच में 4 है, फिर उसके बीच में 6, बस वैसा ही है। या नहीं तो ऐसे कर दीजिए इसको, डी बी सी ए, ठीक इनवर्स कर दो तो वो भी सही है। तो इसका मतलब है क्या कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 197 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हमारा शेष रह गया था, देख लेते हैं। 190 यस, क्वेश्चन नंबर 190, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से था। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका दे रहा है क्या कि स्क्रबर से रिलेटेड कह रहा है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगाओ। इलेक्ट्रिक वायर्स, ये तो एकदम सरासर गलत है। स्क्रबर में तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो ये कह रहा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इट कांट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर, but can be removed by electrostatic precipitator। तो हाँ ये सही है, यस कैन बी, सब नहीं हो सकते लेकिन कुछ पार्टिकुलेट तो जरूर रिमूव हो सकते हैं, तो यस हम कह सकते हैं कैन बी। ये अगर ऐसा रहता ना कि PM 2.5 आर ऑलवेज रिमूव्ड बाय ESP तो गलत होता। तो ये सही है और ये गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हो जाएगा इसका। तो हमारा जो है यहाँ पे सारे सॉल्यूशन ओवर हो गए। पूरे बॉटनी जूलॉजी के टोटल 72 क्वेश्चंस हमने कवर अप अप्रॉक्स कर लिए, 70 से 72। इसको आप नोट कर सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। अब देखिए मैंने आप सभी के लिए ना लगभग एक एनालिसिस लिख रखा है।
आप लोग चाहो तो रिकॉल कर सकते हो, नहीं तो चैप्टर्स आप सभी को पता चल रहा है कि मैंने बता दिया हर जगह की कहाँ से क्या किस चैप्टर से है। अप्रोक्सीमेटली लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 थे, प्लांट किंगडम से आपके 3 थे, मॉर्फो से 3 थे, एनाटॉमी से 3 थे अप्रॉक्स। देन उसके बाद मैंने अप्रॉक्स डाटा आपके लिए रखा है। साइटोलॉजी से लगभग जो है 5 क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन पे थे, 3-4 क्वेश्चन जूलॉजी सेक्शन में थे। फिर उसके बाद आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी से लगभग आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में प्लांट फिजियोलॉजी से था, जिसमें से हार्मोन से इस बार काफी अच्छा खासा सिर्फ इथाइलिन से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद आप देखिए रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्लांट रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन से। देन आप देख लो जेनेटिक्स से आपका कुल मिला के 12 के आसपास था, बोथ बॉटनी जूलॉजी सेक्शन को आप कंप्राइज कर लो, 12-13 क्वेश्चन था अप्रॉक्स। बायोटेक से आपका 6-7 क्वेश्चन था दोनों सेक्शन में बॉटनी जूलॉजी मिला के। देन इकोलॉजी से आप ले सकते हैं कि 2-2-4-2-6 हाँ तकरीबन जो है 10 के अप्रॉक्स इकोलॉजी से क्वेश्चन था। स्ट्रैटेजी से आपका डायरेक्टली कहो तो 1 क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन था अप्रॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक चीजों पे, जेनेटिक्स पे, फिजियोलॉजी पे और इस बार आपका डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा, एंड साइटोलॉजी तो एज यूजुअल है ही। तो 4 यूनिट लगभग जो है मेजॉरिटी डिसाइड कर रहा है प्लांट्स में स्ट्रैटेजीज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 4 यूनिट मेजॉरिटी, उसमें से भी जेनेटिक्स एंड आपका जो डाइवर्सिटी और बायोटेक है, ये तो गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अपने समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपको गाइड किया गया था उसी हिसाब से क्वेश्चन था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों। तो आगे आपके लिए बहुत अच्छे स्कोप खुले रहे। थैंक यू एवरीबॉडी।